हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एचकेजी इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश इस दुनिया में कितनी आवश्यकता है। इंग्लिश के बारे में कहीं ना कहीं जब उसकी बात आती है तो हम अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, इंग्लिश के बारे में हमको जानकारी नहीं रहती है। तो इस चैनल से आप अंग्रेजी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, यहाँ से बोलना सीख सकते हैं। आज एक नए पाठ्यक्रम के साथ शुरुआत करते हैं, तो चलिए ध्यान देते हैं। आज स्टूडेंट्स हम सभी लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस अंग्रेजी का रीढ़ का हड्डी होता है, बैकबोन होता है। अगर आपको टेंस आता है तो कोई भी सेंटेंस बोलने में, उसको समझने में, उसके अर्थ को समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल को जरूर देखें, वीडियो को बार बार देखें और टेंस को समझने का प्रयास करें, और जिसको ना समझ में आए वो जरूर कमेंट करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं टेंस के बारे में। यहां पे मैंने लिखा है टेंस मीन्स होता है काल, जिसको काल अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो समय समझ लीजिए, और अवधि। इसका मतलब ये तीनों मीन्स होता है, हिंदी मीन्स होता है टेंस का। अब इसके डिफिनेशन के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। परिभाषा लिखा है, किसी कार्य के समय और इसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराने वाले प्रक्रिया को काल कहते हैं। क्या लिखा है? किसी कार्य के समय और इसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराने वाले प्रक्रिया को काल या समय कहते हैं, काल कहते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स ये बताया जा रहा है कि यहां पे किसी कार्य के समय और इसकी पूर्णता या अपूर्णता। इस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, जब मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल पे जाएगा, इसका मैसेज जाएगा, यूट्यूब के थ्रू जाएगा, तो आपको ये लगेगा कि हाँ सर ने इस वीडियो को डाला है। कब डाला है? रात में डाला है, सुबह डाला है, या मॉर्निंग में डाला, दोपहर में डाला है। तो जो भी समय आपको पता चलेगा, जिस भी समय का आप नाम लेते हो, उसी को काल कहते हैं। तो अंग्रेजी में क्या लिखा है? लिखा है, टेंस इज द प्रोसेस। टेंस एक ऐसी प्रक्रिया होती है विच एड्रेसेस अस, जो हमें बताती है, समझाती है, हमें बोध कराती है अबाउट द टाइम ऑफ द वर्क, जो हमें किसी कार्य के समय को बताती है, किसी कार्य के समय को। इस समय मैं वीडियो बना रहा हूं और आप वीडियो को देखोगे तो आप नाम लोगे कि ये वीडियो कल का है, तो कल जो नाम लेंगे वही आपका टेंस होगा। और इट्स परफेक्शन और इम्परफेक्शन, इसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध जब आपको होता है कि हाँ वीडियो बनाने का काम, यह वीडियो पूरा हो गया है, या ये जो टेंस पढ़ा रहे हैं यह टेंस पूरा हो गया, तो उसी को टेंस कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया में स्टूडेंट्स टेंस के प्रकार देखते हैं, काइंड्स ऑफ द टेंस। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जो भी घटना घटित होती है, यानी कि कोई भी काम होता है और उस काम का जब हम चर्चा करते हैं तो उस चर्चे में क्या आता है? उसका समय बोध होता है। जैसे कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी कि काम कब है? काम का वर्तमान में जारी है कि 2 घंटे से पढ़ रहा है। कल राम स्कूल गया था, तो कल राम स्कूल गया था, तो समय का बोध आपको हुआ कि बीते हुए समय में उसका आपको बोध हुआ, उसी को टेंस कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि टेंस के प्रकार देखते हैं, काइंड्स ऑफ द टेंस, काइंड्स ऑफ द टेंस। टेंस के प्रकार कितने होते हैं? वैसे सभी लोग जानते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप जरूर देखें, यहां से बहुत सारी चीजों की जानकारी आपको मिलेगी। प्रेजेंट टेंस सबने सुना होगा, अगर छोटे क्लास के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए और सुपर है। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि इसमें टेंस पढ़ाएं, तो इसलिए मैं टेंस पढ़ा रहा हूं। आगे आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। ये देखिए वर्तमान काल का मतलब होता है आज,
आज जो भी घटना घटेगी, आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो यह वर्तमान में है, अभी मेरे लिए यह वर्तमान है। और कल जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो वह टाइम, देखने का टाइम वर्तमान होगा, लेकिन वीडियो अपलोड करने का टाइम पास्ट होगा। दूसरा टेंस आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूतकाल यानी कि इसे कहेंगे बीता हुआ कल। बीता हुआ कल। स्टूडेंट, कल दो प्रकार के होते हैं, एक आने वाला कल और एक बीता हुआ कल। तीसरा आपका आता है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल या भविष्यत काल। इसको क्या बोलते हैं? आने वाला समय। देखिए स्टूडेंट, हम तीन तरह के टेंस का, मतलब तीन तरह के टाइम का स्टडी करते हैं टेंस के थ्रू। यानी कि काल के अंतर्गत हम तीन समय को स्टडी करते हैं। पहला समय वर्तमान, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। और अगर सिंपली आप समझना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट सिंपली वे, तो आप ये जानिए वर्तमान ही आज है, बीता हुआ कल, आपका बीता हुआ टाइम जो होता है वह है पास्ट है, और आने वाला समय फ्यूचर है। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट को अर्ली एज से ही पढ़ाया जाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें आपको काफी चीजों का बोध होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, और अब इसका डिफिनेशन देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। सभी लोग अपने नोटबुक में इसको लिख लें। टेंस हर स्टूडेंट को जानना चाहिए, बिना टेंस के आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे अंग्रेजी में। विदाउट टेंस यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। यह एकदम फैक्ट बात है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसको विशेष तरीके से समझें, और घर पे जब भी आपको टाइम मिले तो वीडियो को जरूर देखें, इससे आपको काफी लाभ होगा। मैं आपको एकदम शुरू से पढ़ाऊंगा इसमें क्या क्या चीज जरूरी है। टेंस, टेंस के अंतर्गत जो वाक्य बनते हैं, टेंस के अंतर्गत जो भी वाक्य बनते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, यहां पे लिखा है स्टूडेंट, टेंस के अंतर्गत जो भी वाक्य बनते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, इसके मुख्य भाग का अध्ययन। यानी कि इस टेंस के अंतर्गत जो भी हम लोग वाक्य स्टडी करते हैं और उस वाक्य में क्या क्या चीजें प्रयोग होती हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। टेंस आपको क्यों बनाने नहीं आता है? बहुत सारे स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूं, कोचिंग भी पढ़ाता हूं, तो उसमें मैं देखता हूं स्टूडेंट को बहुत सारी चीज वाक्य में जानकारी नहीं होती है कि उस वाक्य में आखिर मुख्य चीज क्या है, किन किन शब्दों को हमें पहले लिखना है, पहले प्रयोग करना है, और वे वाक्य में उस चीज को नहीं पहचान पाते हैं कि क्या चीज इसमें जरूरी है और किसको पहले प्रयोग करना चाहिए। तो उस चीज को मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। टेंस आपको तभी आएगा जब इसकी छोटी छोटी फैक्ट को आप जानोगे। आइए देखते हैं। वाक्य बनाने के लिए स्टूडेंट्स कर्ता, कर्ता, कर्ता का मतलब अंग्रेजी में इसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट माने विषय, आप जानते होंगे, विषय भी जानते होंगे।
और बाराती भी होता है इसका मतलब। लेकिन इन दोनों को हमें नहीं लेके चलना है, हमें इसको लेके चलना है कि सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर कर्ता वाक्य में होता कौन है, होता क्या है कर्ता, सब्जेक्ट क्या होता है, इसकी जानकारी हम लेते हैं। यहां से समझिए कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी होती है तो टेंस समझने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और मेरा यह दावा है, मैं आपको 100% टेंस सिखाऊंगा, वाक्य को समझना सिखाऊंगा, कर्ता और जो वाक्य के मेन पार्ट होते हैं, कब वाक्य में उसकी जरूरत होती है, कहां उस शब्द को लिखना है, ये मैं सारा चीज आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कर्ता। कर्ता के बारे में स्टूडेंट, नाउन सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। नाउन सब्जेक्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया गया था, उसमें पूरा अभी नहीं बताया गया है, वो आपको बताया जाएगा, मैं वीडियो डालूंगा। लेकिन मैं इसमें टेंस को भी साथ लेके चल रहा हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत इसकी भी जानकारी होती रहे। नाउन सब्जेक्ट, नाउन सब्जेक्ट में क्या आता है, किसी का नाम आता है, राम, सीता, बॉय, टीचर, गर्ल, किंग, काऊ, etc। ये सब्जेक्ट होते हैं नाउन। यानी नाउन आपको बताया गया है कि जिनका भी नाम होता है या जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसे नाउन कहा जाता है। नाउन यानी इसको हम अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। नाउन यानी नाउन सब्जेक्ट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, राम, सीता, बॉय, टीचर, गर्ल, किंग, काऊ, etc। जैसे हम सिंपली वाक्य बना रहे हैं, वह एक किसान था, सॉरी किसान है, वह क्या है, किसान है। कौन क्या है, वह। यहां पे हमने प्रोनाउन प्रयोग किया, लेकिन यही स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, मैं आगे बताऊंगा। अब इसी ही मतलब वह के जगह पे हम क्या लिखेंगे, किसी व्यक्ति का नाम लिखेंगे। जैसे राम एक किसान है, हमने क्या लिखा, राम एक किसान है। तो इसमें कर्ता सब्जेक्ट के बारे में चर्चा हो रही है, नाउन सब्जेक्ट यानी कि संज्ञावाचक कर्ता, संज्ञावाचक कर्ता। तो संज्ञा यहां पे राम है, राम एक किसान है, यहां पे भी नाउन है, लेकिन मुख्य जो कर्ता के रूप में यहां प्रयोग हुआ है वह राम है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे राम इज अ फार्मर। किसान कौन है, राम है। और फिर मैं आपको दूसरा बता रहा हूं, दूसरा फैक्ट, प्रोनाउन सब्जेक्ट, पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट में आप लोग ये बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन इनका वास्तविक नाम क्या है, रियलिटी क्या है, उसे बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं। जो बैक के स्टूडेंट होते हैं, जहां पे इंग्लिश की टीचिंग बहुत पुअर होती है, वहां पे स्टूडेंट ये सब नहीं जानते हैं। हाँ, ही का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता है कि आखिर ही है क्या। एकदम 100% बात है, मैं पढ़ाता हूं, मैंने देखा है इस चीज को, और स्टूडेंट के अंदर इस चीज की कमी पाई जाती है कि वे ही, सी, इट जो प्रयोग होता है, वे इसका नाम नहीं जानते हैं। तो आप यहां से समझे, ही, सी, इट, आई, यू, दे, वी, इसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट कहते हैं। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यहां पर्सनल प्रोनाउन मैंने लिखा है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सब्जेक्ट जो होते हैं वे ही, सी, इट, आई, यू, दे, वी। अब कैसे हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। समझिए, आप लोग बोलते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। इस समय यहां पे मैंने लिखा है आपको उदाहरण देने के लिए, मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। कौन इस समय पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। इसलिए इस पूरे वाक्य का, ये पूरा वाक्य है स्टूडेंट, ये भी जानिए आप,
बहुत स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते हैं सेंटेंस वाक्य सेंटेंस वाक्य सेंटेंस वाक्य कौन है, क्या होता है। तो ये आपके सामने वाक्य लिखा गया है, इसे अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, या नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश। नाउ को पहले भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। इस समय स्टूडेंट आई यहां पे जो प्रयोग हुआ है इसका नाम पर्सनल प्रोनाउन है और इसे पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट कहते हैं। हाँ, कुछ बातें आपको मैं बता दूं कि कहां आई लगता है, कहां आप यू लगाते हैं, ये सारा चीज मैं आपको बता दूं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। देख लीजिए, आई, वी और यू, ये तीनों शब्द व्यक्ति अपने तथा सामने वाले के नाम के जगह प्रयोग करता है। ये जाने आप। स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा फैक्ट है। मैं आपके सामने लिखा हूं आई, वी, यू, ये तीनों शब्द व्यक्ति, सॉरी यहां मिस्टेक है, व्यक्ति अपने तथा सामने वाले के नाम के जगह प्रयोग करता है। जैसे मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अपने नाम के जगह यानी एचकेजी हरिकेश कुमार के जगह मैं यहां पे शब्द प्रयोग किया हूं। अपने नाम के जगह मैंने आई का प्रयोग किया है। अगर है हम इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो यहां पे हम यानी कि अपने नाम की जगह ही ना इसका प्रयोग हो रहा है। और यहां पे यू माने तुम भी होता है, आप भी होता है। तो यहां पे सामने वाला जो बंदा होगा जिससे हम बात करेंगे उसका नाम तो बार बार ले नहीं सकते, तो उसके लिए हम तुम का प्रयोग करते हैं। तुम ऐसा करो कि वहां चले जाओ, तुम कल यहां आ जाना, टाइम से आ जाना। अब मान लीजिए सामने वाले का नाम रोहन है, तो रोहन के लिए हम बार बार रोहन तुम कल यहां आ जाना, रोहन तुम कल वहां टाइम से चले जाना, रोहन तुम यहाँ 2 बजे उपस्थित हो जाना, ये हम नहीं कहेंगे। बार बार रोहन का नाम नहीं लेंगे, बल्कि रोहन के नाम के जगह हम यू का प्रयोग करेंगे। यू यानी तुम का प्रयोग करेंगे। तुम 2 बजे आ जाना, तुम सुबह आ जाना, मतलब सामने वाले के नाम के जगह यू का प्रयोग होता है। और अपने नाम के जगह जो बोलने वाला होता है, स्पीकिंग का काम करता है, वह अपने नाम के जगह आई और वी का इस्तेमाल करता है, जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। स्टूडेंट ये जानिए आप लोग, जैसे यहां पे मैंने लिखा है राम, सीता, बॉय, टीचर, ये सब नाउन है। और देखिए मैं आपको बताऊं, दूसरा चीज आता है ही का प्रयोग किसके लिए होता है? ये पुरुष के लिए होता है। और सी का प्रयोग यह स्पेशली स्त्री के लिए बना है। वह एक नर्स है, तो नर्स का काम कौन करता है? स्त्री करती है। तो वहां पे हम लोग लिखेंगे सी इज ए नर्स। वह एक नर्स है। वह एक चपरासी है। अगर हम लिखें वह एक चपरासी है, यानी कि किसी के नाम के जगह, राम के जगह या बॉय के जगह, टीचर के जगह हमने यहाँ पे लिखा है वह एक चपरासी है, तो इसके लिए हम लोग ही इज अ प्यून, ही इज अ प्यून का प्रयोग करेंगे। यहां पे देखिए चपरासी कौन है? ही है। चपरासी कौन है? ही। अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूं। राम एक किसान है। कौन किसान है? तो राम एक किसान है। स्टूडेंट ये जानना बहुत जरूरी है कि वाक्य में सब्जेक्ट का क्या होता है। तो सब्जेक्ट आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। और थोड़ा सा यहां भी आप लोग देख लें सब्जेक्ट के रूप में, जैसे रामू और सोनू। रामू और सोनू स्कूल जा रहे हैं।
रामू और सोनू स्कूल जा रहे हैं। कौन जा रहा है? रामू जा रहा है, सोनू जा रहा है। इसमें देखिए दो नाम आया स्टूडेंट, इसलिए हम लोग बहुवचन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दो लोग हैं। और याद रहे कि सब्जेक्ट के दो नंबर होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। और अंग्रेजी में भी याद रखिए कि अंग्रेजी में दो ही नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो इसमें रामू और सोनू स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? घटना क्या हो रही है? जाने की हो रही है। कब जा रहे हैं? देखिए है आया है यहां पे, आपका प्रेजेंट है, तो रामू एंड ये कंजक्शन है सोनू। अब यहां पे देखिए बहुवचन की क्रिया लगेगी, हेल्पिंग वर्ब है ये। रामू एंड सोनू आर गोइंग टू स्कूल। यहां पे रामू और सोनू कहां जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। तो इस वाक्य का कर्ता रामू और सोनू है। यहां बताया गया मैं करता है और यहां बताया गया ही करता है। और स्टूडेंट ये एक चीज और देखिए आप, ईट, ईट का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए होता है, निर्जीव वस्तु के लिए होता है और सिंगुलर जानवर के लिए होता है, सिंगुलर जानवर के लिए। ये मैं आगे बता रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा। आइए स्टूडेंट आगे देखते हैं। ईट का प्रयोग जैसे होता है, आज वर्षा हो रही है, आज वर्षा हो रही है। कब वर्षा हो रही है? आज वर्षा हो रही है, ये तो टाइम है। लेकिन इस वाक्य में कर्ता का अभाव है, इस वाक्य में कर्ता का अभाव है और मुख्य क्रिया कौन है? वर्षा। तो ऐसे वाक्य में भी हम ईट का प्रयोग करते हैं। इट इज रेनी, वर्षा कब हो रही है? टुडे। इट इज रेनिंग टुडे। यहां पे कर्ता के रूप में इस इट का कोई मतलब नहीं है, यहां पे बस वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए इसका हम चयन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दे जो शब्द है, दे, यह होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है, यह प्लूरल सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे वे बाजार जा रहे हैं, यहां पे आप जरूर ध्यान दें बिंदी का, क्योंकि ये बहुवचन है स्टूडेंट्स। ये छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं देते हैं लिखते वक्त हिंदी में। वे बाजार जा रहे हैं, बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? वे, दे आर गोइंग टू, कहां जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। वे कहां जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। तो इस वाक्य में कर्ता कौन हो गया? दे हो गया। अब नोट मैं आपको बता दूं, यह जानना बहुत जरूरी है कि देखिए क्रिया के साथ कौन, WHO, हु माने कौन होता है, याद रखें, बहुत जरूरी है, इस पे जरूर ध्यान दें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्रिया के साथ कौन का प्रश्न करने पर कर्ता, अंग्रेजी में सब्जेक्ट, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं और हिंदी में कर्ता का पता चलता है। किसी वाक्य की शुरुआत जब बोली जाती है, अफर्मेशन से शुरू होती है,
माने साधारण वाक्य से शुरू होती है, तो पहले वाक्य में कर्ता ही आता है और कर्ता ही बहुत सारे स्टूडेंट वाक्य में नहीं पहचान पाते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें कि वाक्य में कौन का प्रश्न करने पे जब भी हम यह क्रिया के साथ, क्रिया खाना पीना रोना धोना उठना बैठना नहाना, मैंने बहुत पिछले वीडियो में पढ़ाया है, तो आप लोग जरूर इसको देखें और जो पिछला वीडियो है उसको भी देखें तो आपको काफी लाभ मिलेगा। क्रिया के साथ कौन का प्रश्न करने पर कर्ता का पता चलता है, जैसे चपरासी घंटी बजाता है, चपरासी घंटी बजाता है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा चीज है। चपरासी घंटी बजाता है। घंटी अगर मैं पूछूं घंटी कौन बजाता है, कौन बजाता है, देखिए क्रिया यहां पे है बजाना, मैंने लिखा है क्रिया के साथ कौन का प्रश्न करने पर, तो घंटी यहां पे देखिए कौन बजाता है, यहां पे हम कौन लिखेंगे, कौन। अगर हम चपरासी को हटा देते हैं तो इसका जो प्रश्न बनेगा घंटी कौन बजाता है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो लेकिन यहां से हम इसे हटा देते हैं। घंटी कौन बजाता है, तो कौन का प्रश्न करने पे शायद आपको पता चल गया होगा घंटी कौन बजाता है, तो चपरासी, उत्तर आपको मिल गया होगा। घंटी कौन बजाता है स्टूडेंट्स, चपरासी। प्यून रिंग्स, ये बात निश्चित है इसलिए द का प्रयोग करेंगे हम। द प्यून रिंग्स, द प्यून रिंग्स द बेल, दोनों निश्चित है। घंटी बजाना इसलिए यहां पे मैंने द लगा दिया। द प्यून रिंग्स द बेल, घंटी कौन बजाता है, चपरासी घंटी बजाता है। यह है आपका नाउन सब्जेक्ट है स्टूडेंट, मैंने लिखा है किंग लिखा है, बॉय लिखा है सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे चपरासी घंटी बजाने का काम करता है। इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, चपरासी है, चपरासी। कर्ता कौन बन गया इस वाक्य का, चपरासी बन गया। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ममता यहां आती है। कौन यहां आता है, कौन यहां आता है, तो ममता यहां आती है। ममता कम्स कहां, हियर, ममता कम्स हियर। कौन यहां आता है, कौन, या मतलब यहां पे रखेंगे, यहां कौन आता है, आती है, कौन यहां बीच में लगाएंगे, तुरंत आपको मिल जाएगा स्टूडेंट कर्ता। तो वाक्य में जब भी कभी कंफ्यूजन हो, कर्ता का तलाश करना हो, तो आप एट फर्स्ट ये देखें कि वाक्य में कौन का प्रश्न आप क्रिया के साथ करें। लास्ट में रहती है क्रिया, यहां पे देखिए हिंदी वाक्यों में लास्ट में क्रिया पाई जाती है, बजाना, आना। तो इससे पहले हमें कौन का प्रश्न करना है और हमें तुरंत ही सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। आइए देखते हैं, ममता कम्स हियर, ममता यहां आती है। तो ये था स्टूडेंट सब्जेक्ट के बारे में पता। मैं टेंस पढ़ने के प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूं स्टूडेंट कि टेंस अगर आपको पढ़ना है तो पहले वाक्य के उन मेन चीजों को, जो शब्द प्रयोग होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार, वे क्या हैं, उनका नाम क्या है, अगर आप ये जानेंगे तो आपको किसी भी टेंस के वाक्य को बनाने में दिक्कत नहीं होगी और शब्दों को आप सही जगह पर यूज कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। स्टूडेंट, आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे जरूर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और टेंस तो बहुत जरूरी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इट इज नो नीड फॉर टेलिंग ऑल ऑफ यू दैट टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और आगे देखते हैं वर्ब, नहीं थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हिंदी इसका सहायक क्रिया, और इसे एक्सिलियरी भी बोलते हैं, AUXILIARY, या एक्सिलियरीज भी बोलते हैं। एक्सिलियरी माने होता है सहायक क्रिया।
इसे आप जाने, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ये दूसरा चीज इंग्लिश में आता है, ये दूसरे नंबर पे कर्ता के बाद, कर्ता के नंबर के अनुसार इसका चयन होता है। हेल्पिंग वर्ब का कार्य क्या होता है, इसके कार्य, किसके कार्य, हेल्पिंग वर्ब के। तो हेल्पिंग वर्ब के कार्य आप इसे जरूर अपने नोटबुक में लिखा करें स्टूडेंट। हेल्पिंग वर्ब का कार्य देख लीजिए क्या होता है, इसको समझते हैं। वाक्य में सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है। क्या समझे आप, वाक्य में सहायक क्रिया मुख्य क्रिया मैंने बताया है, अभी बजाना आया है, चपरासी घंटी बजाता है। और एक लिखे थे आती है, कौन आता है, ऐसे कुछ था, ममता यहां आती है, ममता यहां आती है, तो आती है उसमें क्रिया है, तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है स्टूडेंट्स, और लेकिन हेल्पिंग वर्ब उसकी मदद करता है ऐसी क्रियाओं का वाक्य में। और आगे देखिए क्या लिखे हैं, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है तथा वाक्य को प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक निगेटिव वाक्य बनाने में मदद करती है। बहुत जरूरी है, देख लीजिए बहुत बड़ी भूमिका है। पहले तो ये मुख्य क्रिया का उसका अर्थ प्रदान करेगी, दूसरा चीज इस वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाएगी और नकारात्मक वाक्य बनाने में पूरा मदद करती है, जिसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। और साथ ही साथ वाक्य का ये फैक्ट आप जरूर ध्यान दें, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या करती है, वाक्य के टेंस को पहचानने में एचबी की यानी हेल्पिंग वर्ब की पूर्ण भूमिका होती है। देख लीजिए बहुत अच्छा चीज है, ये पूर्ण भूमिका होती है। आपने क्या समझा, मैंने लिखा है हेल्पिंग वर्ब, कर्ता के बाद अंग्रेजी में इसी का नंबर आता है स्टूडेंट्स। कार्य, इसके कार्य क्या होते हैं, वाक्य में सहायक क्रिया क्या करती है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है, यहां पे फिर तथा वाक्य को प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य बनाने में मदद करती है। फिर देखिए वाक्य के टेंस को पहचानने में हेल्पिंग वर्ब की पूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए कैसे, राधा स्कूल जा रही है, कौन जा रहा है, राधा जा रही है। इस वाक्य का कर्ता आपको शायद आप पता चल गया होगा कि इस वाक्य का कर्ता कौन है, राधा है। और यहां पे है की मीनिंग एक वचन राधा करता है, इसलिए इज, यहां पे देखिए राधा इज गोइंग टू स्कूल, राधा कहां जा रही है, स्कूल जा रही है। स्टूडेंट यहां पे जो इज प्रयोग हुआ है यही आपका हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें मुख्य क्रिया गोइंग है। गोइंग की पूर्ण रूप से सहायता कौन कर रहा है, अगर मैं बोलूं राधा गोइंग टू स्कूल, राधा स्कूल जा रही पे आके आपको अटक जाना पड़ेगा, यू विल स्टॉप, आप रुक जाओगे। क्यों, क्योंकि यहां पे आप है की मीनिंग स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस वाक्य में जो इज प्रयोग हुआ है इस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब है। और देख लीजिए बिना इसके ये मुख्य क्रिया पूरा नहीं हो सकती, असंभव। गोइंग आप लिख करके प्रयोग करके कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप इसके साथ इज नहीं लगाएंगे, ये क्रिया कभी पूर्ण न अपना अर्थ नहीं स्पष्ट कर पाएगी। दूसरा चीज, वाक्य के टेंस को पहचानने में मदद करती है इज,
ये इज जो है प्रेजेंट टेंस की क्रिया होती है, सहायक क्रिया प्रेजेंट टेंस की। अगर आप इज देख लिए तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट टेंस की किसी भी पार्ट का यह हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा चीज, इसी वाक्य को हम निगेटिव बनाते हैं। राधा स्कूल नहीं जा रही है, राधा इज के बाद आपको नॉट लगाना है। हर हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। राधा इज नॉट गोइंग टू, कहां, गोइंग टू स्कूल, राधा स्कूल नहीं जा रही है। बहुत अच्छा चीज है। यहां पे देखिए नॉट लगा है। अगर हिंदी में आ गया, क्या राधा स्कूल नहीं जा रही है। यहां पे देखिए एक प्रश्न किया जा रहा है। अभी तक तो था कि ये मान लीजिए क्या को हटा देते हैं, राधा स्कूल नहीं जा रही है, निगेटिव सेंटेंस था। लेकिन यहां पे क्या पहले आ गया, क्या राधा स्कूल नहीं जा रही है। तो इसके लिए स्टूडेंट इसी इज को, जो यहां हेल्पिंग वर्ब बनना है, पहले और दूसरे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब बना है, उसी सहायक क्रिया को आप पहले लिख देंगे, जो क्या का भी मीनिंग बताएगी और है का भी मीनिंग बताएगी। इज राधा, अच्छा ये सेंटेंस निगेटिव भी कर दिए हैं तो कर्ता के बाद आपको नॉट लगाना है, आगे रूल्स में बताया जाएगा। इज राधा नॉट गोइंग टू, कहां, स्कूल। शायद हमको लग रहा है कि अब आप समझ गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब की कितनी बड़ी भूमिका होती है। यहां तो निगेटिव बनाने में मदद की, फिर अफर्मेटिव बनाने में मदद की, फिर मुख्य क्रिया का भी सहायता कर रही है। हर जगह आगे गोइंग अधूरा है इसके बिना, गो माने जाना, यही आपका मुख्य क्रिया है और इसकी पूरी सहायता ये हेल्पिंग वर्ब छोटा सा 2 अक्षर वाला शब्द ही कर रहा है। फिर अगर इसी में क्वेश्चन वर्ड लाते हैं, राधा स्कूल क्यों नहीं जा रही है, राधा स्कूल क्यों नहीं जा रही है, क्वेश्चन मार्क। राधा स्कूल क्यों नहीं जा रही है, यहां पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, प्रश्नवाचक शब्द क्यों का प्रयोग हुआ है, क्वेश्चन वर्ड है ये। तो पहले हम लिखेंगे इसी की मीनिंग, क्योंकि वाई, और राधा सिंगुलर है, वही हेल्पिंग वर्ब जो क्या शब्द के लिए आई है, अब यहां पे प्रयोग होगी। वाई इज राधा नॉट गोइंग टू स्कूल, राधा स्कूल क्यों नहीं जा रही है। तो देखिए स्टूडेंट, एक तो ये साधारण वाक्य बनाने में और साथ ही साथ टेंस भी पहचानने में मदद कर रही है। प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ध्यान देंगे, छोटी छोटी चीजों को अगर ध्यान देंगे स्टूडेंट, तो मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि आप सभी लोगों को टेंस का बहुत जल्दी ज्ञान होने वाला है। बशर्ते आपको ये वीडियो कंटिन्यू देखना पड़ेगा और इसे समझने के लिए आपको ये चीज बखूबी केयर करना पड़ेगा कि वाक्य जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें किस तरह के शब्द प्रयोग होते हैं। जैसा मैंने 2 शब्द का भी मतलब 2 तरह के शब्द का प्रयोग बताया, पहला तो सब्जेक्ट बताया, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग शायद आप देख लिए होंगे कि इसी इज से वाक्य को निगेटिव भी बनाया गया है, नकारात्मक भी बनाया गया, और इसी वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य भी बनाया गया, और साथ ही साथ क्वेश्चन वर्ड के साथ भी यहाँ पे सहायक क्रिया इज का प्रयोग हुआ है और मुख्य क्रिया की सहायता टेंस को पहचानने में पूर्ण भूमिका निभाती है। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं अगर आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स टेंस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। और साथ ही साथ ये भी आप शेयर करें कि इस चैनल के जरिए उन्हें टेंस जानने का बखूबी मौका मिलेगा, क्योंकि टेंस ही स्टूडेंट को नहीं आता है और वे अंग्रेजी से भागते हैं। तो मैं आपको 100% कह सकता हूं स्टूडेंट्स, यहां से इस चैनल से आप टेंस के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे
अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए